हेलो स्टूडेंट्स, मैं नूर सर। आज हम लोग क्लास 10 जो संघवाद या फेडरलिज्म है उसका लेक्चर 4 देखेंगे, जिसमें देखना है लैंग्विस्टिक स्टेट्स या भाषाई राज्य। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी या सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वह थी लैंग्वेज के आधार पर, जो स्पीकिंग लैंग्वेज है उसके आधार पर स्टेटों का विभाजन कैसे किया जाए। जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी जब भारत को इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई, उस समय अगर देखें तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो जो ब्रिटिश स्टेट थे उनकी संख्या 11 यानी 11 थी। और वर्तमान समय में अगर देखें तो आपके जो स्टेटों की संख्या है वो 28 एंड टेरिटरीज की संख्या जो है वो भी 8 है। उस समय आपके 11 प्रांत एंड 6 टेरिटरीज होते थे। तो हमें देखना है कि हमारे जो पुराने प्रांत थे उनमें से बहुत से ऐसे स्टेट हैं जिनके नेम चेंज हो गए, यानी ऐसे स्टेट हैं जिनका नाम बदल गया। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका डिवीज़न करके कई स्टेट बना दिए गए। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका पुराना जो पार्ट था उसको डिवाइड किया गया और उसमें 2 या 2 से अधिक स्टेट बनाए गए। तो इस प्रकार से देखें तो कई डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ये विभाजन कैसे हुआ इसके बारे में जानना है। तो कहा जाता है सबसे पहले हमारा आंध्र प्रदेश स्टेट था। आंध्र प्रदेश के लोगों ने यह मांग की कि उन्हें भाषा के आधार पर जो तेलुगु भाषी लोग हैं उन लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाने का कार्य किया जाए। भारतीयों के सामने एक बड़ी समस्या थी। उनको यह लगता था कि अगर हम लैंग्विस्टिक स्टेट बनाने शुरू करेंगे तो जो भारत की यूनिटी है, भारत की एकता है, उसमें डिविजन्स या उसमें फूट पड़ सकते हैं। इसलिए भारतीय जो नेता थे वह लैंग्वेज के आधार पर स्टेटों को निर्धारण करने से दूर होते रहे या बचने का प्रयास करते रहे। लेकिन इसी बीच रमल्लू ने अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा दिया। ये इस भाषाई यानी लैंग्विस्टिक स्टेट के जो मूवमेंट चल रहा था उसके लीडर थे, और जब उन्होंने अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा दिया तो उसके बाद आंध्र प्रदेश को एक लैंग्विस्टिक स्टेट घोषित किया गया। तो फर्स्ट ऐसा स्टेट जो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया वह था हमारा आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश स्टेट पहला स्टेट था जिसे लैंग्वेज के आधार पर गठित किया गया। इसके बाद यह प्रयास शुरू किया गया कि एक कमेटी गठित की गई जिसको ये काम सौंपा गया कि वह जांच करें कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना कितना उपयुक्त है। बाद में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे किया जाए, इसके लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन कब? दिसंबर 1953 यानी 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन के जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे वह फजल अली थे। ठीक है, इसमें 2 मेंबर भी थे। 2 मेंबर थे। पहले का नाम था हृदय नाथ कुंजरू और दूसरे का नाम था के.एम. पडिक्कर। तो एक 3 सदस्य यानी 3 मेंबर्स की एक कमीशन का गठन किया गया जिसके प्रेसिडेंट, ये कौन है? इसके प्रेसिडेंट है और ये 2 मेंबर हैं। और इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 1956 कह दें यानी 1956 को
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का एक प्रारूप तैयार किया और उसने भारत में कुल 14 स्टेट और 6 टेरिटरीज यानी 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था, यानी इतने भाग बनाए गए या 14 राज्य और केंद्र शासित राज्य बनाए गए। वर्तमान समय में देखें तो आपको बताया गया कि वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संशासित राज्य हैं। कई ऐसे राज्य यानी स्टेट हैं जिनके नेम चेंज कर दिए गए। सामान्यतः आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है 1947 के 3 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिनके नाम बदल गए। ऐसे राज्य जो 1947 में थे लेकिन उनके नेम क्या कर दिए गए, चेंज कर दिए गए हैं। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे बम्बई को डिवाइड किया गया, बम्बई से गुजरात भी बनाया गया और उसका नाम महाराष्ट्र कर दिया गया। अब बम्बई नहीं है, अब क्या है, महाराष्ट्र। पूरा बम्बई प्रांत था यानी स्टेट था, अब उस स्टेट को एक महाराष्ट्र गुजरात के नाम से अलग अलग स्टेट बना दिए गए। मद्रास, चेन्नई जिसे कहते हैं, तो मद्रास जो आप तमिलनाडु कहते हैं वो टोटल मद्रास था, ठीक है ना। अब क्या हो गया, मद्रास को हम लोग तमिलनाडु और उसकी कैपिटल चेन्नई। ऐसे ही बंगाल, हम लोग वेस्ट बंगाल उसका नाम कर दिया गया है, तो जो बंगाल था उसे अब पश्चिमी बंगाल कहते हैं। ऐसे ही आपका उत्तर प्रदेश जिसका नाम था संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत, उसका नाम क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा हो सकता है कुछ ऐसे स्टेट्स बताइए जिनका विभाजन कर दिया गया है। विभाजन यानी अलग अलग, उनसे काट के दूसरे। तो आपको बढ़िया से पता है 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000 में यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया और बिहार से झारखंड बन गया। और अभी करंट में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखना है कि भारत में जो मुख्यतः राज्यों का जो विभाजन किया गया अंततः किसके आधार पर किया गया, भाषा के, लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का या स्टेटों का निर्धारण किया गया। लेकिन इस लैंग्वेज के साथ साथ कुछ ऐसे स्टेट भी बनाए गए जो अपने संस्कृति यानी कल्चर के आधार पर, भौगोलिक स्थिति, ठीक है ना, भौगोलिक स्थिति यानी फिजिकल फीचर्स के आधार पर, फिजिकल कंडीशंस के आधार पर, और इसके अलावा जातीयताओं के आधार पर। जातीयताओं का मतलब कहते हैं एथनिसिटी, कल्चर के आधार पर, फिजिकल फीचर के आधार पर और एथनिसिटी के आधार पर भी स्टेटों का विभाजन किया गया। तो कोई ऐसे एग्जाम्पल आपको याद रखना, एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनका विभाजन, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका विभाजन संस्कृति, भौगोलिक या जातीयता के आधार पर किया गया। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं नागालैंड, ठीक है ना, जातीयता के आधार पर नागाओं का है, ठीक है ना। उत्तराखंड भौगोलिक आधार पर, उत्तर प्रदेश से अलग किया गया किस आधार पर, पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर। झारखंड कल्चर के आधार पर डिवाइड किया गया। ओके, तो कुल मिला के हमारे यहाँ शुरू में भाषा यानी लैंग्वेज के आधार पर स्टेटों के विभाजन को लेकर समस्या बताई गई, लेकिन बाद में राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर किया गया। वर्तमान समय में इस भाषा के आधार पर जो भाषाई राज्य हैं, लैंग्विस्टिक स्टेट हैं, वही भारत की यूनिटी यानी भारत की एकता को एक शक्तिशाली रूप प्रदान करते हैं, या कहें भारत की यूनिटी को और मजबूत करते हैं। ऐसा क्या किया गया लैंग्वेज पर
कौन से प्रयास लैंग्वेज को लेकर किए गए कि भारत में यूनिटी स्थापित हुई। तो आगे देखते हैं, भाषाओं की बात करेंगे, हम लैंग्वेज पर ही रहेंगे आज। अब भाषाओं की बात करते हैं, लैंग्वेज या भारत में जितनी भी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है उनके बारे में बात करेंगे। तो 2011 का जो जनगणना है, ठीक है ना, जो 2011 में जनगणना कराई गई, उसके अनुसार यह पता लगा कि भारत में लगभग 1300 से अधिक 1300 से अधिक यानी 1300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन इनमें कुछ भाषाएं थी जो आपस में मेल जोल कर रही थी। तो मूलतः अगर देखें तो निकला कि भारत में मुख्य रूप से 121 लैंग्वेज यानी भाषाओं का लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। वैसे हैं 1300, लेकिन कुछ भाषाएं आपस में मिलती जुलती हैं, तो उनको एक करते तब भी कितनी, लगभग 121 भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, अब इतनी डाइवर्सिटीज है, इतनी विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं में भाषा को कैसे नियंत्रित किया गया या भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को कैसे मजबूत किया गया। तो पहला काम किया गया कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय लैंग्वेज यानी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है ना, जैसे कि श्रीलंका वालों ने सिंहली को एक राष्ट्रीय भाषा या नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था, ऐसा कार्य नहीं किया गया। लेकिन यहाँ की जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी, और इस हिंदी को यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा न देकर एक उसे राजकीय, मतलब एक प्रकार से कहें कि राष्ट्रीय भाषा न होकर इसे एक राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया, या कहें कि इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा यानी एक प्रकार से इसे राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं में समानता स्थापित हो सके, इसके लिए अनुसूची भाषा की व्यवस्था की गई। अनुसूची भाषा यानी शेड्यूल लैंग्वेज की व्यवस्था की गई, और भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें 1+21 यानी पहली हिंदी है, और हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को दर्जा दिया गया। यानी टोटल अगर कहें तो जो हमारी टोटल अनुसूची भाषाएं या टोटल शेड्यूल लैंग्वेज जो हैं वो कितनी है, 22 है। यानी अब जो इंडियन है वो कोई भी इन 22 भाषाओं में किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकता है, किसी भी एग्ज़ाम को दे सकता है, इन भाषाओं का कहीं भी प्रयोग कर सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया। लेकिन याद रखना है, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, यानी अभी भी अंग्रेजी को भारत में अनुसूची भाषा का दर्जा भी नहीं दिया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी भारत को इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई थी, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था, जो हमारा संविधान था, उस संविधान में कहा गया था कि 1965 के बाद राजकीय भाषा के रूप में जो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, इस भाषा को समाप्त कर दिया जाएगा। 1965 के बाद इंग्लिश भाषा का किसी भी ऑफिशियल यूज में या ऑफिशियल वर्क में इसका प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीयों को, भारतीय नेताओं को यह लगा कि अंग्रेजी भाषा को समाप्त करने पर भारत में भाषाई विवाद उत्पन्न हो सकते हैं या भाषाओं से संबंधित मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो दक्षिण क्षेत्र के राज्य हैं, विशेषकर तमिलनाडु, यह अंग्रेजी भाषी राष्ट्र है और यह इंग्लिश भाषा को समाप्त न करने की मांग प्रस्तुत करने लगा था।
परिणामतः भारतीयों ने इस भाषा को 1965 के बाद भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जारी रखा। और इस प्रकार से अगर कहें तो भारत में भाषाई विवादों को शांत करने या सभी भाषाओं को महत्व देने, यानी जो भाषाई विविधता है, जो लैंग्वेज डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सब का सम्मान करते हुए भारत में लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं को स्थान दिया गया या सभी महत्वपूर्ण भाषाओं को महत्व दिया गया। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक था भाषाई राज्य। आपको याद ये 2-3 चीज़ें और रखना है। भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है और लगभग 40% लोग हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं या इस भाषा को बोलते हैं। इसके अलावा अगर अंग्रेजी की बात करें तो मात्र 0.2% लोगों की जो मातृभाषा है वो अंग्रेजी है। ओके, यानी मदर लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी 0.2% की है, जबकि हिंदी लगभग 40% लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहें तो ये टॉपिक आपका पूरा होता है भाषाओं के आधार पर राज्यों का विभाजन। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको बताया जाएगा अगली वीडियो पे वो होगा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, यानी केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताएंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।